सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्शल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑप्शल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल में। तो आप सभी बच्चे कैसे हैं? बढ़िया, एकदम शानदार होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप विजयी भव बैच में आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है वो कर पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स के 2 लेक्चर्स आपको करा दिए हैं, मतलब 2 चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। केमिस्ट्री का आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और आज जो है हम लोगों की क्लास वो बायोलॉजी का जो है वो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। क्लियर? जिसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप इसी चैनल को सर्च करिएगा, एसबी ट्यूटोरियल बाय ऋतिक सिंह, और आप इस पर जाएंगे सर्च करके। इसमें प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, आपको केमिस्ट्री की क्लासेस, आपको फिजिक्स की क्लासेस और आपको बायो की क्लासेस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप जाके उसमें बेहतर तरीके से प्रिपरेशन अपनी जो है बेटा वो कर सकते हैं। क्लियर? वो कहते हैं ना कि काम जब बेहतर करेंगे तो रिजल्ट भी जो है वो बेहतर आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। तो चीजों को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी को आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है बायो का, वो जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर? तो कंप्लीट हम डिटेल्स में चीजों को पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से। क्लियर है ना? और इस क्लासेस में हमको क्या क्या चीजों को, चैप्टर हमारा जो है ये बायो का 6ठा चैप्टर होने वाला है। वैसे तो बायो का 1st चैप्टर है लेकिन साइंस का 6ठा चैप्टर है। ओके, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, अगर आपको विजयी भव बैच ज्वाइन करनी है, अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ये है आपके अपने इंस्टीट्यूट का नेम, एसबी ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप आज अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप कल लीड करने वाले हैं किसी भी चीज को। ठीक है ना? जिसमें हम लोगों का विजन जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है कि आपको बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ाया जाए, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन कराई जाती है, साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम किया जाता है, बोलने का तरीका भी यहाँ पे आप सभी को सिखाया जाएगा, और कैरियर गाइडेंस कि किस तरीके से आपको आगे चलकर क्या चीजें करनी है इसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा कि आपको क्या करके आपको क्या चीजें बनना है। क्लियर? और मोटिवेशन तो आप लोग हर एक क्लास शुरू होने से पहले और क्लास खत्म होने तक मोटिवेशन कितनी सारी हो जाती होंगी, क्यों भाई? तो हमारे कोर्सेस का ऑफर्ड है, एडमिशन ओपन है, लिमिटेड सीट्स है, अवेलेबल है, जिसमें अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास 9 की क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको किन किन सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, रेगुलर टेस्ट और डाउट क्लासेस जो है वो आपको मिल जाने वाली है। क्लियर? जिसमें मेरा मेन फोकस है कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करना। ठीक है? मेन फोकस हमारा क्या है? कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करना, जिसमें आपको फाउंडेशन बिल्डिंग मिल जाने वाली है, वीकली असेसमेंट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको होमवर्क वगैरह जो है वो आपको आपके ऐप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? सेम काम जो है वो क्लास 10th का भी है। क्लास 10th में भी आपको इसी सब्जेक्ट की जो है वो प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाले हैं हम लोग, सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको वीकली मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आपका रिवीजन क्लासेस भी होगा और साथ में आपका एग्जाम स्ट्रेटजी सेशन भी होने वाला है कि कैसे हमको अपने एग्जाम को कवर करना है और बेहतर तरीके से। क्लियर? लेकिन अगर आप यही 11 की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, केमिस्ट्री की, मैथ्स की मिलेगी, फीचर्स वही रहेगा जो एनसीईआरटी बेस। ठीक है? लेकिन अगर आप क्लास 12 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट तो वही रहने वाले हैं। ठीक है? लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाएगा और रिवीजन मैराथन। आपको मैराथन क्लासेस भी 20-20 में जो है वो प्रोवाइड होती रहेंगी, क्योंकि एक कहावत है, एक लाइन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, लगातार क्या होते हैं, चलते रहते हैं। क्लियर है? अब आप क्यों इसको चूज कर सकते हैं, आप क्यों एसबी ट्यूटोरियल को चूज कर सकते हैं, क्यों आपके लिए बेस्ट होने वाला है? तो इसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी जो आपको पहले से पढ़ा रहे हैं, जो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दिलाते आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर है ना? साथ में आपकी बैच की जो साइज है स्मॉल साइज होने वाली है, मतलब एक बैच जो होने वाला है वो 30 बच्चों से ज्यादा का नहीं रखते हम लोग। क्लियर है?
और उसके बाद जो है इंडिविजुअल अटेंशन है ना, आपको यहाँ पर आप अकेले, आपको अगर कोई भी चीज पूछना है रुककर तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल आपको बिल्कुल अकेले तरीके से बेहतर समझाने का काम भी किया जाएगा। साथ में आपको स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग भी मिलेगा। मतलब इसमें अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो साथ में आपको जो है बेटा वो ऑनलाइन क्लास क्या मिल जाएगी, आपको साथ में ऑनलाइन क्लास जो है वो कैसे मिल जाएगी, फ्री मिल जाने वाली है। और आपको रेगुलर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी, और वो भी किस मंथ से, आपको जुलाई से मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर है ना? जिसमें आपको डेली डाउट सेशन, डेली जो डाउट है आप उसको भी पूछ सकते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा, कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, अगर आप उसको हैंड रिटन प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसको भी आपको मिल जाएगा। रिवीजन क्लासेस की भी आपको मिल जाने वाली है। पेरेंट टीचर मीटिंग भी 20-20 में हो जाएगा। और शॉर्ट में जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, मतलब काफी कम फीस में आपको ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलने का काम हम लोग कराएंगे। क्लियर है? जिसमें आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, आपको चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सैंपल पेपर मिल जाने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं, और रिवीजन नोट्स भी आपको साथ में क्या हो जाएगा, मिल जाने वाला है। क्लियर है ना? जिसमें आपको स्टूडेंट इवोल्यूशन में क्या होगा, आपको वीकली टेस्ट देना रहेगा, मंथली टेस्ट देना रहेगा, यूनिट टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आप कर सकते हैं दूसरे अनदर बच्चों के कंपैरिजन में। साथ में आपका पेरेंट को फीडबैक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा या रिसीव किया जाएगा। जिसमें हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। क्लियर? कि आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब कि आपका जो मेरिट जिस हिसाब से होगा, आपका नंबर मार्क्स जिस हिसाब से होगा, आपको स्कॉलरशिप उस तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन कब? एग्जाम के बाद। क्या? एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा आपका, तो जो फीस आप हमको पे किए रहेंगे उसको हम आपको रिटर्न कर देंगे आपके नंबर के हिसाब से। क्लियर है? जिसमें एडमिशन टेस्ट स्कॉलरशिप अगर आप रखना चाहते हैं तो देना चाहते हैं तो एडमिशन टेस्ट स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, जिसमें आपका टेस्ट एडमिशन के समय टेस्ट होगा और उसमें आपको क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, फीस वगैरह में डिस्काउंट कर दिया जाएगा। क्लियर? और स्पेशल डिस्काउंट फॉर टॉप परफॉर्मर्स, जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे टेस्ट में उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? और साथ में एडमिशन का प्रोसेस आपका क्या है, तो आपको विजिट इंस्टीट्यूट अगर आप आना चाहते हैं तो आपका जो लोकेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, SNT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है? और जिसमें आपको काउंसलिंग सेशन, आप रिसेप्शन पे आप जाके क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, और वहां आपको बैच अलॉट किया जाएगा, आप फीस सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपका छठे स्टेप में जो है वो स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? और मेरा प्रॉमिस है, आप सभी अगर इतना चीजें कर रहे हैं तो साथ में हम प्रॉमिस भी यही करते हैं कि योर सक्सेस आवर मिशन। अगर आप लोग सक्सेस हो रहे हैं, यही हमारा जो है वो मिशन है। क्लियर है ना? जिसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हम लोग करने वाले हैं, डिसिप्लिन में रहना, हार्ड वर्क करना सिखाएंगे, साथ ही रेगुलर प्रैक्टिस भी कराएंगे, और एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, तो इस पर हम बाद में बात करते रहेंगे, और हम जो है वो अपनी क्लासेस को जो है वो क्या करेंगे, क्लासेस को जो है अपने हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में जो है हम लोग को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना के बारे में। क्लियर? तो विजयी भव बैच की शुरुआत विजयी अंदाज में अभी से हम लोगों को करना है। क्लियर? जिसमें हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेटा, आइए हम आप सभी को जो है वो बताते हैं। ठीक है? इसमें हम लोगों को जो चीजों को पढ़ना है वो क्या क्या चीजों को पढ़ना है, आइए उसके बारे में भी हम लोग बात करते चलेंगे। ठीक? जैसे हमको प्रस्तावना में सजीव और निर्जीव के बीच कुछ अंतर दिखाई देते हैं। आप देखे होंगे सजीव और निर्जीव के बीच में क्या होता है,
कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। तो सजीव भोजन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं से करते हैं। जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जितनी भी चीजें जो जीवित हैं, है ना, तो सजीव जो है अपना भोजन श्वसन से, उत्सर्जन आदि क्रियाओं से करते हैं। लेकिन जबकि अगर हम निर्जीव की बात करें तो इन क्रियाओं को करने में वे सक्षम नहीं होते हैं। सजीव जो है वो श्वसन वगैरह से और उत्सर्जन, इन सारी चीजों से अपना भोजन वगैरह जो है वो करते हैं, लेकिन निर्जीव इन क्रियाओं को करने में सक्षम नहीं है। सजीवों में वृद्धि होती है तथा भावनाएं होती हैं, फीलिंग। अभी कोई डांट देता है तो रोने लगते हैं भाई, क्यों? तो सजीव में ये सारी चीजें होती हैं, परंतु निर्जीव में ये लक्षण वंचित होते हैं, ये होते ही नहीं। सजीव है, अभी कह दो हम तुमको बहुत मानते हैं, खुश हो जाओगे। क्यों? भावनाएं जुड़ी होती कि नहीं जुड़ी होती है, फीलिंग बढ़िया आ जाती होगी। वैसे ही सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जैसे देखा होगा, बहुत मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, नसें वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीजों से मिलकर। लेकिन अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं सजीव, लेकिन निर्जीव कोशिकाओं से संतान निर्मित नहीं होते हैं। क्लियर? और ना ही वो प्रजनन कर सकते हैं। क्लियर? किंतु विषाणु जो वायरस होते हैं, क्या जो वायरस होते हैं, उनको लेकर अब तक विवाद बना हुआ है। जो वायरस होते हैं सजीव निर्जीव, इनको लेकर आज तक क्या है, विवाद जो है वो बना हुआ है। क्लियर? कि ये सजीव हैं या निर्जीव। क्यों विवाद बना है? क्योंकि जब तक जीवित कोशिका से ये बाहर रहते हैं तब तक ये निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही ये जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, ये सजीव की भांति व्यवहार करने लगते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बाहर है तो वो निर्जीव हैं, लेकिन जब वो क्या करते हैं, जब वो किसी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो जीवित होने की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए ये क्या है, अभी तक ज्ञात नहीं है। तो कहने का मतलब, परंतु जैसे ही ये सजीवों की भांति व्यवहार करते हैं, ये कोशिका में जाके भोजन भी ग्रहण करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और जनन करने लगते हैं। जैसे देखा होगा, कोई फंगस इन्फेक्शन वगैरह होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, बैक्टीरिया उसमें बढ़ने लगती हैं। क्यों भाई? इसी कारण से विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है, और कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई माना जाता है। जीवन को परिभाषित करने वाली समस्त प्रक्रिया, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, आदि कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। अभी बाद में जानेंगे हम लोग क्या होता है पोषण, क्या श्वसन, क्या परिसंचरण, क्या उत्सर्जन। ये सब चीजों पे बात हमको इस चैप्टर में पूरा डिटेल्स में करना है। ठीक है? आदि कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। प्रत्येक जैव प्रक्रिया जीव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जो जैव प्रक्रिया है, ये सारी चीजें, ये सब जैव प्रक्रिया में आती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो अस्तित्व के लिए क्या है, जीव के लिए अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, जीव के लिए जरूरी है। प्रत्येक कोशिका के अंदर सैकड़ों जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं हर समय चलती रहती हैं, जिससे जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे बहुत सारी चीजों हम खाते हैं, है ना, तो बहुत सारी जैव ऊर्जाओं का क्या होता है, उत्पादन होता है। साथ में जितनी अपच वाली चीजें होती हैं, जो हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं भोजन करने के बाद, उसका भी यूज किया जाता है। वो भी एक प्रकार की खाद्य ऊर्जा में प्रयोग की जाती है कि नहीं, जैव ऊर्जा में प्रयोग की जाती है ना। तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को दो प्रकार से बांटा गया है, और यहीं से हमारा चैप्टर जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? कि जैव प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, जिसमें पहला भाग जो होने वाला है वो पता है क्या होने वाला है, पहला भाग जो हमारा होने वाला है वो अपचयी क्रियाएं होने वाली है। कौन सा? पहला जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, अपचयी क्रियाएं। क्लियर? अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयी क्रियाओं के बारे में कि अपचयी क्रिया क्या होती है। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं
वो सरल अणुओं में टूटते हैं। जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं। जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं, जैसे पाचन और श्वसन क्रियाएं। जैसे पाचन की बात कर लें, पाचन क्रिया में हम लोग कठोर चीजों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोलो। कठोर खाद्य सामग्री को खाते हैं, और जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बताओ जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं ये, बताओ वो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाते हैं कि नहीं? तभी तो शरीर के अंदर सही से जाता है। अलग अलग जगह को अलग अलग एनर्जी तभी तो मिलती है ना। तो किसे कहते हैं? अपचयी क्रियाएं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? टूट जाते हैं, या सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो इसी को हम लोग अपचयी क्रिया कहते हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर? लेकिन अगर मैं उपचयी क्रिया की बेटा बात करूं, उपचयी क्रिया क्या होती है? तो इन क्रिया में जो कार्बनिक अणु होते हैं, सरल कार्बनिक अणु जो होते हैं इन क्रिया में, ये जो आप देख रहे हैं इन क्रिया में जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल अणुओं को संश्लेषण होता है। मतलब सरल कार्बनिक अणु से, ठीक है, किसमें? जटिल अणुओं में। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जटिल अणु का संश्लेषण होता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जैसे कोई पौधा है, ये सपोज क्या है? सपोज ये कोई पौधा है। क्लियर? अब इस पौधों को क्या होता है? जल मिलता है। क्यों भाई? सूर्य का प्रकाश मिलता है। बोलो। ये सारी चीजें मिलती है ना, तभी तो पौधा हरा होता है। तो क्या होता है? छोटी छोटी चीजें जैसे जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब मिलकर जटिल अणुओं का संश्लेषण करता है, पौधों का निर्माण करता है। तो ये सब जो होती है ये अपचयी क्रिया होती है। जैसे पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर? तो समझ में आया? जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण हो गया, ये सारी चीजें। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जीवों में वसा, फैट इंक्रीज होता है खा 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 के, है ना, और प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। अब आगे इन्हीं सारी चीजों को भी हमको पढ़ना है। जैसे पोषण की बात करें, सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं इन्हें निर्जीवों से कैसे पृथक करती हैं, जो कि निम्न है। सजीव में होने वाली जो विभिन्न जैविक प्रक्रिया है वो निर्जीव से कैसे अलग होती है, बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करना तथा इनसे पोषक तत्व जो प्राप्त करना, सजीव और निर्जीव में काफी भिन्नता होती है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उनसे पोषक तत्व प्राप्त होता है कि नहीं, कि किसी चीज को ये खाने से इसको वो जरूरत पूरी हो जाएगी, कुछ खाने से कुछ जरूरत पूरी हो जाएगी। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो बहुत सारी चीजों को मिक्सचर खाते हैं, तो जैसे किसी चीज से कोई विटामिन मिल गई, किसी चीज से कोई विटामिन मिल गई, तो ऐसे होता है। श्वसन की बात करें तो प्राप्त किए गए भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। जो खाते हैं तो उससे ऊर्जा रिलीज होती कि नहीं। परिवहन, शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना, विभिन्न भागों तक सारी चीजों को पहुंचाना, होता कि नहीं। मतलब जैसे कुछ खाते हैं तो एनर्जी पूरी शरीर में जाती कि नहीं जाती है, तो उसी को बोलते हैं परिवहन। और इसका मंत्री कौन होता है? भोजन। परिवहन मंत्री कौन है? भोजन। भोजन को ही सबको सारी चीज प्रोवाइड करता है, तो जो प्रोवाइड करे सबको सब चीज वो मंत्री। तो परिवहन मंत्री कौन होता है शरीर में? भोजन। साथ ही उत्सर्जन, जैसे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना। जैसे खाना खाए तो जितनी चीजें खाना खाते हो इतना सा खाते हो। खाना हम लोग इतना सा खाते हैं, तो जितना खाना खाते हैं मॉर्निंग में उतना रिलीज कर देते हैं क्या? नहीं। खाते जितना है उसमें जो जरूरी चीजें होती हैं, जितनी एनर्जी होती हैं, उसको हम लोग पचा लेते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं। और जो वेस्ट पदार्थ होता है हर दिन मॉर्निंग में, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है? समझे कि नहीं? नहीं समझ पाए? अपच वाली पदार्थ जो होती है, जो
फालतू की चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको हम लोग बॉडी से क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर। नियंत्रण और समन्वयन मतलब तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखता है। साथ में ये सारी चीजें सजीव में होती हैं और हमको ये सारी चीजें पढ़ना है, जो कि निर्जीव में ये सारी चीजें बिल्कुल भी होती नहीं है। क्लियर। तो अब हम इसमें शुरुआत करते हैं यहां से आगे कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनसे पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग हमारी थी वो क्या होने वाली थी, पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। किसे कहते हैं, पोषण। तो जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करना है और उनसे जो पोषक तत्व प्राप्त होता है, क्लियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे हम कुछ खाए तो उनसे जो हमको पोषक तत्व मिला, खाए पूरा मसल से बढ़िया मजबूत हो गया, तो कुछ पोषक तत्व ही तो मिला होगा ना, बोलो। जैसे कुछ चीजें खाने से देखो एनर्जी आ जाती है भरपूर, क्यों, फल वल खाओ बढ़िया एकदम से। तो किसी चीज को खाने से, किसी पदार्थ को खाने से जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलता है, तो उस पोषक तत्व से जो एनर्जी मिलती है वो पोषण कहलाती है। ठीक है। और पोषण जो होता है वो क्या होता है, जैसे पोषण की बात करें तो पोषण हमारा, जैसे कोई भी चीज हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी मिलेगी। तो खाने से जो एनर्जी मिलती है, उसी कुछ खाया तो उससे पोषक तत्व मिला और उससे ऊर्जा मिली, और जो ऊर्जा मिलती है वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जैसे पोषण के से क्या क्या चीजें हमको जो है वो प्रोवाइड होती हैं, तो हमारे ऊर्जा स्रोत, पोषण से क्या क्या चीजें, ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती है, किसी चीज को खाने से ऊर्जा मिलती कि नहीं, तो ऊर्जा हमको खाने से ही मिलेगी। तो हम सबसे पहले ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे जीव कोई भी विधि कर रहा हो, चाहे वो खाली बैठा हो और चाहे वो सो रहा हो, उसको ऊर्जा चाहिए। चाहे वो बैठा रहे चाहे सो, बैठे भी रहोगे ना, ऊर्जा नहीं रहेगी तो लुढ़क जाओगे। क्यों भाई, सोते रहोगे ऊर्जा नहीं रहेगी, उठ ही नहीं पाओगे। तो बताओ ऊर्जा जरूरी कि नहीं जरूरी है। शरीर की वृद्धि होती कि नहीं पोषण से, किसी चीज को खाते हैं तो पोषण होता है, और पोषण से बताओ शरीर की वृद्धि होती कि नहीं होती है, होती है ना। तो वही लिखा है, भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों से विशेषता प्रोटीन से नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे कोशिका क्या होती है, वृद्धि एवं विभाजन संभव हो पाता है। क्लियर। आगे, शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती कि नहीं, डॉक्टर कहता है कैल्शियम वाली चीजें खाओ, हाथ पैर टूट जाता है तो बताओ शरीर की टूटी फूटी चीजों की मरम्मत होता है कि नहीं। तो अगली हेडिंग है शरीर के टूट फूट की, बोलो, शरीर के टूट फूट की क्या, मरम्मत करना। ठीक है, तीसरी हेडिंग ये थी। जैसे सतत कोशिका विभाजन द्वारा ही शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत की जा सकती है। टूट फूट की मरम्मत किसके द्वारा की जाती है, सतत विभाजन कोशिका के द्वारा। क्लियर, एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। साथ ही रोगों से बचाव भी होता है कि नहीं, भोजन करने से, कहते खाओ पियो नहीं बीमार पड़ जाओगे, कहते हैं ना। तो संतुलित पोषण से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो शरीर से लड़ने की क्षमता किससे बढ़ती है, संतुलित पोषण से। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम स्वपोषण के बारे में। किसके बारे में, स्वपोषण। अब जैसे अगर मैं बात करूं पोषण के प्रकार की, तो पोषण जो है बेटा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें पहला प्रकार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है। तो जिसमें हम पहली जो पढ़ने वाले हैं वो स्वपोषी पोषण, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम विषम पोषी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। स्वपोषी में जितने जीव जंतु जो सजीव होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
मतलब जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, सॉरी, जीव जंतु जीवित नहीं, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, जब जीव स्वयं भोजन का संश्लेषण करते हैं, जब वो स्वयं भोजन को बनाते हैं, अपना संश्लेषण मतलब अपना भोजन स्वयं को बनाना, ठीक है, और उससे पोषण प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण तथा ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। बात समझना कि जब जीव स्वयं भोजन का संश्लेषण करते हैं, खुद भोजन का निर्माण करते हैं, तो उससे जो पोषण प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण, इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। और स्वपोषी जीव अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 लिख लेना, क्या लिखोगे यहाँ पर, वो ऐसे लिख लेना CO2, ठीक है, और जल से भोजन का संश्लेषण करते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का संश्लेषण करते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु जो होते हैं, जैसे नीले हरे शैवाल हो गए, सभी हरे पौधे हो गए, स्वपोषी जीव होते हैं। संसार के अन्य सभी जीव इन पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं वो लोग, है ना। स्वपोषी जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो स्वपोषी जीव होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और पौधों में जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल रिसीव करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कि जो स्वपोषी जीव, जैसे बात करते हैं पौधे की, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से करते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या साथ में, जल, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्लियर। तो जब जीव स्वयं भोजन का, इसमें क्या करना है, स्वपोषण में क्या लिखना है कि जब जीव स्वयं भोजन का संश्लेषण करते हैं तो उन्हें पोषण प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, क्लियर। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो नीले हरे शैवाल की अगर बात करें, तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु जैसे नीले हरे शैवाल हो गए तथा समस्त हरे पौधे स्वपोषी जीव होते हैं। संसार के अन्य सभी जीव इन पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर। और होता क्या है, क्या होता है कि अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से, वही जो यार चीजें बताए हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आएगा तो बताना, आराम से पढ़ा दूंगा, क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, इतनी चीजों को ग्रहण करने के बाद वो साथ में बनाते क्या हैं, साथ में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, क्लियर, वही लिखा है। और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, जो हरे पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर ग्लूकोज अणुओं के रूप में संचित कर लेते हैं। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बताए, इस प्रक्रिया में जो हरे पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, साथ में सूर्य का प्रकाश भी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से भी तो बनाते हैं, ऊर्जा इसी से तो मिलती है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है
वो क्या करता है, इसमें ग्लूकोज में क्या लिखा है बोलो, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर ग्लूकोज के रूप में संचित कर देता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करके, रासायनिक ऊर्जा में बदल के किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा कर देता है। क्लियर। अब यह प्रक्रिया सामान्यतः पौधों के हर भागों में, मुख्यतः पत्तियों में होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, वो जो होते हैं वो पत्तियों में होती है। क्लियर है। अब कुछ जीवाणु रासायनिक अणुओं से अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो रासायनिक अणुओं से, पौधों में जो रासायनिक अणु होते हैं उनसे अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो जीवाणु रासायनिक अणुओं से अपने भोजन का संश्लेषण कहते हैं, उन जीवाणुओं को हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉफिक। क्या, कीमोऑटोट्रॉफिक। पेपर में कंपटीशन एग्जाम में आगे चलकर जब कभी बैठोगे तो ये सारी चीजें जानकारी में रहनी चाहिए, नहीं तो निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, कि जब साइंस का आएगा तो साइंस यही सब में तो उससे तो आएगा। तो क्या होता है, जो अपना भोजन किससे, रासायनिक अणुओं से अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, उन जीवाणुओं को क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रॉफिक। जैसे ग्रीन सल्फर जीवाणु, ठीक है, और आयरन जीवाणु, और कौन से, हाइड्रोजन जीवाणु आदि। क्लियर। तो इतनी चीजें हैं ये। अब इसके बाद इसमें कैसे क्लोरोफिल होता है समझना, 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है, स्वपोषण समझ में आया। अब जैसे यहां पर बात करते हैं, ये हेडिंग जो हमारी होने वाली है, ये होने वाली पौधों में पोषण। क्या होने वाला है, पौधों में पोषण, कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो अभी अभी बताया है मैंने कि पौधों का जो पोषण होता है वो कैसे होता है, किन चीजों की वजह से, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, और एक चीज कार्बन डाइऑक्साइड। जब पौधों को इस चीजें मिलती हैं तो क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने लग जाते हैं। यही तो बताए हैं अभी। तो पौधे कैसे जीव होते हैं, स्वपोषी जीव, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। अर्थात इनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। तो ये पर्यावरण से क्या, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे क्या हो गया अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाई और H2O मतलब H2O ऐसे लिखोगे, लेते हैं, और बाह्य ऊर्जा स्रोत से, जैसे किससे, बाह्य ऊर्जा स्रोत सूर्य ही तो है ना, तो उससे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हाई एनर्जी को जटिल कार्बनिक पदार्थ, कौन, ग्लूकोज, जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या, ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है, का संश्लेषण करते हैं, और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। सूर्य की ऊर्जा जो होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिनकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करता है, पत्तियों में जो उपस्थित होता है क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे पदार्थ होते हैं। अब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इसमें सौर ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इसका समीकरण अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका समीकरण हम लोग लिखते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ में, किसके साथ में, H2O के साथ में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश किसकी उपस्थिति में, तो वो क्या बनाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6, और साथ में क्या मुक्त करता है, बोलो ऑक्सीजन, साथ में क्या मुक्त करता है, और कितना ऑक्सीजन, 6O2।
क्लियर? मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन से ही पौधे अपना भोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्लियर? आगे क्या होगा? आगे हेडिंग है जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है हमारा वह क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। क्लियर? तो पादप कोशिका द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें, पादप कोशिका मतलब जैसे पत्ती वगैरह हो गई ना, तो वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो क्या, पादप कोशिका के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना भी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर है? और यह क्रिया किसमें, पौधों के हरे भाग में, जैसे पत्तियां हो गई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पत्तियों में होती है और हरे तनों में होती है। ठीक है? वायु से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर, जल तो भूमि से मिलेगा ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है और इसी ऑक्सीजन से पृथ्वी पर सभी जीवों का जीवन संभव हो पाता है। ऑक्सीजन ना हो तो जीवन संभव नहीं है। और सरल कार्बोहाइड्रेट से बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, जैसे सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया। प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं में से एक है। प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के हरित लवक नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो पादप कोशिका के हरित लवक नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। किसमें, हरित लवक नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये बोलो, ये देख रहे हो ना, तो इसमें ये जो छोटे छोटे देख रहे हो ये सब इस तरीके से, यही आपका क्या है, हरित लवक। और इसी हरित लवक में क्या होता है, बोलो, प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के हरित लवक में संपन्न होती है। इसी हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश, पत्तियों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हरित लवक में होता है। इस बात को भी क्या करोगे, जानकारी में रखोगे। ठीक है? और साथ ही ये पत्तियां हैं जो हरी हैं, ये पत्तियों का जो है ये मध्य सिरा हो गया। ये ऊपर जो होता है इसको पड़पतल बोलते हैं, किनारे ये जो देख रहे हो ये सिरा कहलाता है। क्लियर? नीचे ये जो देख रहे हो ये फ्लोएम जाइलम कहलाता है, जो तना होता है। ठीक है? फ्लोएम जाइलम। ठीक है? और ये सब जो होता है ये संवहन मंडल है। ये ऊपरी बाह्य त्वचा ऐसे होती है, हरित लवक इस तरीके से, ये सारे चीजों का डायग्राम जो है वो बना हुआ। तो आज जो हम लोग है वो बेसिक क्या किए हैं, पढ़े हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है? अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है, बोलो। प्रकाश संश्लेषण की जो क्या है प्रक्रिया, वो दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है, पहला जो होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं प्रकाशीय क्रियाएं। पहला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अभिक्रियाएं। ठीक है? और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रकाशीय, बोलो। तो कल की क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है ना? मतलब कैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे दो चरणों में पूर्ण होती है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने किन चीजों के बारे में पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बोलो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है,
पौधे होते हैं ना, पौधों को किन चीजों की जरूरत होती है? सूर्य का प्रकाश, जल और CO2 और क्लोरोफिल, इतनी चीजों की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? और जिसमें क्या होता है, जिसमें जो क्लोरोफिल होता है वो किसको? सूर्य के प्रकाश को रिसीव करता है ना, और किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। समझ में आया? और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है पौधे में? ऑक्सीजन। क्लियर? और क्या पढ़ा? स्वापोषी, जो अपना भोजन, स्वापोषी जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं ही तो बनाते हैं ना। और कुछ नीले हरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो ये बेसिक है और यहीं से चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक। और ये सारी चीजों को तुमको जो है यहाँ से करना, उसके बाद अब जो है तुमको बहुत आराम से कंसिस्टेंट होके पढ़ाएंगे, आराम आराम से चीजों। क्लियर? ज्यादा लिखने वाला नहीं रहेगा, ये इंट्रोडक्शन था, इस वजह से इसमें थ्योरी ज्यादा थी। अब क्या करेंगे, ज्यादा चीजों को ना लिखना पड़े इस तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है? तो आज की क्लासेस को यहीं करेंगे और ज्यादा कुछ बोलना चाहेंगे नहीं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होगा करके जाइएगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे लग